आज तक की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज खुद विज्ञान ही है। और सच्चाई ये है कि विज्ञान हमारी रोज की जिंदगी में बसता है। अंतरिक्ष की ऊंचाई से लेकर समंदर की गहराई तक, फोन पर मौसम का अलर्ट, सस्ती और तेज जांच, किसान का मिट्टी कार्ड, हाथों में एआई, ये सब विज्ञान ही है। नमस्कार, स्वागत है आपका वर्ल्ड साइंस डे के मौके पर संसद टीवी में, और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। वर्ल्ड साइंस डे इस साल की थीम है ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो, द साइंस वी नीड फॉर 2050, यानी भरोसा, बदलाव और बेहतर कल। भरोसा तब बनेगा जब रिसर्च खुलकर दिखे, अफवाह से तेज तथ्य पहुंचे और साइंस हर भाषा में हर घर तक सुलभ हो। बदलाव तब होगा जब लैब की खोजें सीधे खेत, क्लासरूम, क्लिनिक और स्टार्टअप तक उतरे। और 2050 का टुमारो तब सुरक्षित होगा जब दुनिया साथ चले, क्लाइमेट से लेकर बायोटेक और डीप ओशन तक। और आज हमारा सौभाग्य, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में माननीय केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। और आपने हाल ही में कहा कि पिछले 11 सालों में टेक्नोलॉजी भारत की ग्रोथ स्टोरी का इंजन बनी और आरडीआई फंड हमारी वैज्ञानिक यात्रा में बड़ा कदम रहा। तो आज बात होगी जन भरोसे से लेकर सरकार के विजन तक और वैश्विक सहयोग से लेकर आपके मेरे जीवन पर विज्ञान के असर तक। तो आइए शुरुआत करते हैं। सर, स्वागत है आपका और वर्ल्ड साइंस डे पर आपको ढेरों शुभकामनाएं। इस बार की जो थीम है सर, बड़ी सुंदर है, ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो, द साइंस वी नीड फॉर 2050। सबसे पहली बात अगर ट्रस्ट की करें और जब बात विश्वसनीयता की, विश्वास की, भरोसे की और तथ्य की होती है, तो मुझे लगता है विज्ञान सर्वोच्च पे होता है। विज्ञान किस तरीके से तथ्य और विश्वास को मजबूत करता है और इस थीम में इसे निहित किया गया है, यूनेस्को ने इस बार इसे थीम बनाया है। कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, सबसे पहले तो संक्षेप में मैं ये कहूँगा कि बड़ी थॉटफुली कॉइंड थीम है ये जी। ट्रस्ट, यानी कि वी ट्रस्ट द पावर एंड स्ट्रेंथ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। ट्रांसफॉर्मेशन, that we are convinced that all the transformation today, tomorrow and thereafter is going to be technology driven. And tomorrow, yani tomorrow is going to be shaped by technology. और जहाँ तक 2050 का ताल्लुक है, तो हमारे लिए इसका एक और भी सांकेतिक महत्व ये है कि उससे पहले ही 3 बरस हम उस शिखर पर पहुँच चुके होंगे जिसका जो हमने अपने लिए निर्धारित किया है। जी जी बिल्कुल। सर, अगर मैं चूँकि हम इंटरनेशनल साइंस डे मना रहे हैं, साइंस डिप्लोमेसी की अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल डायलॉग से लेकर रीजनल एक्शन तक भारत जो है आज एक इंटरनेशनल डिस्कोर्स जो है वो शेप कर रहा है। भारत की वो कदम जहां आज वो लीडरशिप की भूमिका में दिखता है, अगर हम इस पूरे परिदृश्य की बात करें तो। नहीं, अगर आप इशारा कर रही हैं जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की ओर, तो मैं उसमें भी यही कहूँगा कि अगर आज भारत को कोई वर्चस्व हासिल है या कोई सुप्रीमेसी हासिल है, ये उस निगाह से आज दुनिया भारत को, हिंदुस्तान को देख रही है, तो उसके पीछे भी हमारी जो साइंस और टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकीकरण के क्षेत्र में उपलब्धियाँ हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और बड़े साधारण शब्दों में आप कोई भी मिसाल ले लीजिए। एक ज़माना था जो हमने भी देखा, आपने भी देखा, कि जब कोई उपलब्धि किसी दूसरे देश में हो जाती, कोई सक्सेस स्टोरी किसी दूसरे देश में उस पर अमल भी हो जाता, तो 10-15 वर्षों के बाद उसका अनुसरण इस देश में किया जाता है। और सबसे नुमाया उदाहरण है, सबसे नुमाया मिसाल है टेलीविज़न की, जो 1950 के दशक में अमेरिका में देखा जाता था। बल्कि 1960 का जो चुनाव हुआ है, जिसे मेरी नज़र में मैं समझता हूँ कि द मोस्ट टॉक्ड अबाउट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एवर इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें जॉन एफ कैनेडी ने रिचर्ड निक्सन को, जो बहुत बड़े वेटरन थे, अचानक सबको चौंका दिया था उनको हरा करके, कि 40 बरस के नौजवान ने विद हिज करिश्मा एंड ओरेटोरियल स्किल्स टर्न द टेबल्स ऑन वेटरन लाइक रिचर्ड निक्सन। और सबका सब उसका एक विशेष माध्यम टेलीविज़न का डिबेट बना। और ये 1960 का वो साल था कि जब हिंदुस्तान में ना हमने सुना था कि टीवी क्या है और ना ये मालूम था कि टीवी की डिबेट क्या हुआ करती है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज उदाहरण के तौर पर यद्यपि अमेरिका ने चांद की धरती पर एक मानव नील आर्मस्ट्रॉन्ग
आज से लगभग 50 बरस पहले 1969 में उतारा होगा, लेकिन चांद की धरती पर पानी अथवा जल होने का प्रमाण हमारा चंद्रयान लेकर के आया और उसने एक कल्पना को प्रेरित किया कि शायद कहीं चांद पर मानव जीवन की संभावनाएं भी हो सकती हैं H2O की डिस्कवरी के चलते। इसी प्रकार क्वांटम टेक्नोलॉजी को देख लीजिए, जो आने वाले ज़माने में सारे तस्वीर बदलने वाली है। वी आर अमंग दी 4 और 5 नेशंस और इलीट क्लब ऑफ द नेशन जिनका अपना क्वांटम मिशन है। बायोटेक्नोलॉजी को देख लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी आने वाले समय में जिस प्रकार से पिछला औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन IT ड्रिवन था, सारी दुनिया में ये मानना है कि अगला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा। और ऐसा नहीं है कि जैसे IT में हम पीछे रह गए थे, हमारे यहाँ उस ज़माने में कंप्यूटर आए और IT के दूसरे सॉल्यूशंस आई, जबकि उनकी परख कामयाबी के साथ दूसरे देशों में हो चुकी थी। ऐसा नहीं है, वी आर ऑलरेडी इनिशिएटेड इनटू बायोटेक्नोलॉजी। हम शायद चंद एक देशों में जिनके पास डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है, बायो E3 बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरनमेंट, फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर इकोनॉमी। और सबसे अधिक श्रेय यदि जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी को। अगर आप साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी रेयर फिनोमेना। सन 2014 से लेकर के 2025 तक प्रधानमंत्री के रूप में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से जितने भी उनके संबोधन रहे हैं, उसमें प्राथमिकता साइंस टेक्नोलॉजी संबंधी विषयों को दी गई है। 2014 में स्वच्छता की बात हुई, फिर अगले ही बरस स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप की बात हुई, फिर अगले ही बरस डिजिटल इंडिया की बात हुई, फिर अगले ही बरस डिजिटल हेल्थ की बात हुई, फिर गगनयान की बात हुई। 2 मरतबा अब कंसिक्यूटिवली उन्होंने शायद 2022 और 23 और 24 में डीप ओशन मिशन की बात की। अभी हाल ही में 2025 2 महीने पहले 15 अगस्त को उन्होंने आह्वान किया नौजवानों से कि आइए और बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन को संवारिए, अपने भविष्य का निर्माण कीजिए। कोई ऐसा स्वतंत्रता दिवस का संबोधन नहीं किया जहां पर प्रधानमंत्री जी ने बलपूर्वक किसी न किसी नए टेक्नोलॉजी ऑप्शन या विकल्प की बात ना की हो। और जैसा हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो इंडिपेंडेंस डे एड्रेस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन प्लेस, तो वो एक धारणा भी बदली है। और शायद ये इसलिए भी जब कि इसके पीछे ये भी मंशा थी कि लोगों में इस बात की जागरूकता भी आए। मिसाल के तौर पर जब सन 2015 में प्रधानमंत्री जी ने कहा स्टार्टअप इंडिया लाल किले के परिसर से, तो बहुत से टेलीफोन आने लगे, साहब इसका मतलब क्या है। लेकिन देखिए क्या काया पलटी है, देखते ही देखते 350-400 से बढ़ करके हम लगभग 1.25-2 लाख स्टार्टअप हो गए। स्टार्टअप की दुनिया में तीसरे दर्जे में आ गए दुनिया में जी। हमारे पेटेंट्स आजकल लगभग 65-66 हज़ार है, हम 6ठे दर्जे पर। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 55% हमारे जो पेटेंट आज मौजूदा दौर में हैं वो इंडियन रेजिडेंट्स के हैं। उन्होंने हिंदुस्तान में जन्मे, यहीं पर पले, यहीं परवरिश हुई, यहीं शोध किया और पेटेंट फाइल किया। ऐसा नहीं है कि जो पुराने ज़माने का आता है साहब क्या हुआ, हरगोविंद खुराना को तो बाहर जाना पड़ा फिर मान्यता प्राप्त हुई, चंद्रशेखर को बाहर जाना पड़ा फिर मान्यता, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की धरती। और ये सारा इसलिए संभव हुआ कि 11-10 वर्षों में, पिछले 1 दशक में प्रधानमंत्री ने जो सरकार की ओर से एक अनुकूलता दी है, जो इनेबलिंग मिली हो, और बस प्रतिभा की कोई कमी ना थी। साराभाई, विक्रम साराभाई और होमी भाभा जैसे वैज्ञानिकों को उस समय क्या विश्व जगत में एक अलग सा दर्जा प्राप्त था, लेकिन शायद वो इनेबलिंग इकोसिस्टम नहीं था जो जिसकी अपेक्षा नीति निर्धारकों के स्तर से होती है, जिसकी अपेक्षा देश के राजनीतिक नेतृत्व से होती है, वो मोदी जी के आने के बाद हुई जी। और साथ ही साथ हमने एक अपनी दिशा बदली, ये महसूस किया कि अगर हमें उस विश्व स्तर पर पहुंचना है तो हमें ग्लोबल स्ट्रेटजीज़ का पालन करना होगा, हमें ग्लोबल बेंचमार्क्स पर पूरा उतरना होगा। लिहाजा प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया। इस देश में एक फ्यूडल माइंडसेट था, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में बहुत बड़ा खला था। सरकारी अधिकारी प्राइवेट सेक्टर वालों को ऐसे ही साहूकार समझ करके दरकिनार कर देते थे और प्राइवेट सेक्टर वाले समझते थे कि जो सरकारी दफ्तरों में बैठे तो सारे रिश्वत देने बैठे। लेकिन हमने ये नहीं महसूस किया कि यदि हमें आगे बढ़ना है तो साइलोस का ज़माना समाप्त हुआ भी, हमें मिलजुल करके समन्वय के साथ ही तभी अपने रिसोर्सेज, सभी रिसोर्सेज जब तक हम नहीं करेंगे पूल तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। और मुझे लगता है कि इससे बड़ी ज़रूरताना फैसला क्या हो सकता था कि प्रधानमंत्री ने न्यूक्लियर सेक्टर को भी खोल दिया प्राइवेट के लिए जी। स्पेस को जब खोला था तब भी दुनिया चौंक गई थी और अब तो न्यूक्लियर खोल दिया। तो कहने का तात्पर्य ये कि हम अब उसी दिशा में, उसी स्ट्रेटजी के तहत चल रहे हैं जिस दिशा में दुनिया चल रही है।
और कहीं आज कहीं हम हम दुनिया को राह भी दिखा रहे हैं। यकीनन नहीं, बहुत सारे, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, STK वी आर नो लॉन्गर फॉलोअर्स, इंडिया इज नाउ बेकनिंग अदर्स टू फॉलो। ये सारा जो चंद्रयान का है ये हमने किया। अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो शुभांशु शुक्ला ने जो प्रयोग किए हैं कुछ लाइफ साइंसेज को लेकर के, कुछ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के, उनके जो नतीजे निकलेंगे वो करने वाला भारतीय, उसकी किट्स हमारे यहाँ से गई डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से, लेकिन लाभ सारे विश्व को पहुंचेगा। दूसरे शब्दों में विश्व बंधु की भूमिका भी भारत निभाने लगा। वसुधैव कुटुंबकम तो हमारी आत्मनिर्भर भारत भी है, विश्व बंधु भी है। ये सारे के सारे, और गत 10-11 वर्षों में जिस प्रकार से इसको एक सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है, इस क्षेत्र को इस तरह की पहले ना थी। जी सर, अक्सर हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की है। मैंने आपको बोलते हुए सुना है ईज़ ऑफ डूइंग रिसर्च, और रिसर्च पे जिस तरीके से फोकस है सरकार का, आपके मंत्रालय का 1 लाख करोड़ फंड का जो घोषणा की गई है, किस तरीके से रिसर्च और इनोवेशन पे सरकार का जोर है और किस तरीके से इस दिशा में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? जब आप बात करती हैं ईज़ ऑफ रिसर्च की, तो मैं उसमें भी जो 1 लाख करोड़ का फंड है वो तो है ही है, वो अपने में अनोखा, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करने के लिए सरकार ने कोई फंड फोल्ड किया। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो हमारे माइंडसेट के बदलाव से आएगी, क्योंकि एक बड़ा इकोसिस्टम है विज्ञान से हटकर के भी जो इन 10 वर्षों में निर्माणित किया गया, और उस इकोसिस्टम का जहाँ तक युवाओं का, जहाँ तक छात्रों का संबंध है, उसका सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब मिसाल के तौर पर यदि कोई 12वीं जमात में कोई बच्चा या उसके माता पिता उसको मैथ के सब्जेक्ट देते, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो इस मंशा से देते कि वह IIT JEE का एग्ज़ाम क्रैक करेगा, किसी IIT या NIT में दाखिला ले लेगा। जब वो नहीं होता तो फिर क्या करता? फिर फंस गए उसी में। BSc भी फिजिक्स में करनी है, केमिस्ट्री, MSc भी उसी करनी, PhD भी करनी। जब कुछ नहीं बना तो आगे रिसर्च में। यानी रिसर्च करने के लिए वो आता जो बाकी विकल्प आजमा चुका होता, लेकिन किसी तरह वहाँ कामयाब नहीं होता। सो इट वाज हैपनिंग बाय डिफ़ॉल्ट। अब ऐसा नहीं रहा। अगर आपको इंजीनियरिंग की सीट नहीं मिलती तो आप छोड़ दीजिए उन सब्जेक्ट्स को। आपका मन कहता है, आपका एप्टीट्यूड कहता है कि हाँ, मैंने तो ये लिमिटेड पर्पस था कि मैं IIT का इंजीनियर बनूंगा, मुझे नहीं मिला। आपके माता पिता को भी समझ आ गया कि नहीं मिला, तो छोड़ दीजिए। सब्जेक्ट छोड़ के बायोटेक्नोलॉजी में आ जाइए, सब्जेक्ट छोड़ के एस्ट्रो में आ जाइए। यानी ये जो एक फ्लेक्सिबिलिटी, एग्जिट एंट्री की हमारी शिक्षा की प्रणाली में आई है, ये भी एक बहुत बड़ा इनेबलिंग है। द स्टूडेंट इज नो लॉन्गर अ प्रिजनर ऑफ द सब्जेक्ट चोजन बाय हिज पेरेंट्स और गार्डियंस। तो वरना क्या होता था कि उसी सब्जेक्ट में आप MSc PhD तक चलते रहे, फिर कोशिश की कहीं सिविल सर्विस मिल गई तो अच्छा है, नहीं मिली तो फिर क्या करना, फिर कोशिश करते रहे किसी कॉलेज में लेक्चर मिल गया तो अच्छा है, नहीं करना तो क्या करना, फिर PhD करके बेकार बैठ गए। तो जब बेकार बैठ गए तो क्या करना, तो रिसर्चर बन गए। लास्ट ऑफ तो जब कुछ ना बन सका तो फसाना बना दिया। तो अब वो ऐसा नहीं रहा। अब वही आएगा जिसका मन उसमें होगा, जिसका रिसोर्स उसमें होगा, जिसे लगेगा कि मैं उसमें से कुछ निकालूंगा अपने लिए भी और देश के लिए भी। तो ये सारा एक बहुत बड़ा बाय चांस नहीं, बाय चॉइस है। बाय चॉइस, और उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है 1 लाख जो आपने जिक्र किया करोड़ फंड, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को भी वक्त चाहिए। कभी प्राइवेट सेक्टर को ये अनुमान ना था कि एक दिन कोई प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा आएगा, हु हैज़ द कैपेसिटी टू ब्रेक द टैबूज ऑफ द पास्ट, और एकदम घोषणा कर देंगे कि न्यूक्लियर सेक्टर खोल दिया आपके लिए। क्योंकि न्यूक्लियर सेक्टर प्राइवेट के लिए खुलेगा कभी किसी ने अनुमान नहीं किया था, कभी कोई मांग भी नहीं थी, कभी कोई डिमांड भी नहीं थी, बल्कि लोगों ने सोचा कि साहब ये तो परे है हमारी सोच से, ये तो गोपनीयता में काम करता है। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर को भी इंसेंटिवाइज हो और बाद में चल करके वही हमारा एक सोर्स भी बने। इसी तरह का प्रयोग जब स्पेस में हुआ तो देखिए, देखते ही देखते हमारी नाम निहाद स्पेस इकोनॉमी थी, आज $8 बिलियन हो गई आफ्टर दिस ओपनिंग अप टू प्राइवेट सेक्टर। और कुछ ही वर्षों में, 7-8 वर्षों में 5 गुना बढ़ करके 40-45 बिलियन, यानी इतनी तेज़ रफ्तार से ये सेक्टर बढ़ने लगे हैं आगे, जिनको पहले ना कभी तराशा गया ना तलाशा गया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आकर के इसमें सहयोग करने लगा है। तो ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जो भारत को उस दिशा में ले जा रहा है और दूसरों के लिए भी एक सीख का काम कर रहा है। बिल्कुल, ये जो स्पेस न्यूक्लियर के अनलॉक की कहानी है वो निश्चित रूप से पूरी दुनिया में भारत की इस अप्रोच को, जो साइंटिफिक अप्रोच है, उसको इस्टेब्लिश कर रही है। सर, न्यूक्लियर सेक्टर में आउट ऑफ द बॉक्स जो फैसले लिए गए, मैं थोड़ा सा चाहूँगी आप जो पिछले फैसले लिए गए उनका जिक्र करें, और आगे की अप्रोच क्या है, आगे के जो रोड मैप है वो किस तरीके से आप लोग इसको लेकर आगे बढ़ेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, हमने ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला, प्रधानमंत्री जी ने तो हमें अनुमति दे दी कि लेकिन प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड इंटरफेस बनाने का भी सफल प्रयोग भारत ने किया। स्पेस
के सेक्टर को लेकर के एक इन स्पेस नाम का एक मैकेनिज्म इजाद किया गया जो फैसिलिटेट करता है कोलैबोरेशन, नेचर ऑफ कोलैबोरेशन, स्केल ऑफ कोलैबोरेशन, थीम ऑफ कोलैबोरेशन, एंटिटीज ऑफ कोलैबोरेटर्स। और वो बाकायदा इस बात पर पूरी सर्च और अध्ययन करते हैं कि साहब ये अगर थीम है तो ये रेलेवेंट है आज के ज़माने में हिंदुस्तान के लिए, दुनिया के लिए, और हिंदुस्तान को ये दुनिया में एक साख, एक रुतबा देगी। अब इसमें कौन कौन शामिल होना चाहिए वो भी वो करते हैं, फिर उनको फैसिलिटेट करते हैं। यही सफल प्रयोग हमारा बायोटेक्नोलॉजी में रहा है। वहाँ बायरैक है, बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रिसर्च एप्लीकेशन काउंसिल, वो भी इस तरह से। और उसी सफल प्रयोग का नतीजा कि हिंदुस्तान ने जो पहला वैक्सीन निकाला था जी कोविड का, वो इसी से माध्यम से हुआ। बायरैक ने प्राइवेट सेक्टर और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बीच में समन्वय पैदा किया और हिंदुस्तान का पहला वैक्सीन यहाँ से माफ़ कीजिए, दुनिया का पहला वैक्सीन हिंदुस्तान में इजाद हुआ और दुनिया को भेंट किया गया। यानी वो देश जिसकी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के बड़ी उदासीनता से देखा जाता था कि दे आर वेरी पुअर हेल्थ प्रोवाइडर्स, आज उसे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का लीडर माना जाता है। देखिए कितनी हमारी तस्वीर बदली। जो आपने आरंभिक वाक्य में कहा कि भारत को एक स्थान, एक रुतबा मिला है, तो उसमें साइंस टेक्नोलॉजी की उपलब्धियों का बहुत बड़ा हाथ है। जाहिर तौर पर इसी प्रकार इसी बायरैक के थ्रू हमें हिंदुस्तान की सबसे पहली एंटीबायोटिक हासिल हुई जिसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन, अभी पिछले ही साल। और क्योंकि अभी तक जो एंटीबायोटिक्स यहाँ बनती थी, कि उसमें सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी जो साल 1947-48 में आई, जिसे क्वीन ऑफ ड्रग्स कहा जाता था। उसके बाद सक्सेसिव आती रही स्ट्रेप्टोमाइसिन, फर्स्ट लाइन एंटीट्यूबरकल, सेकेंड लाइन क्लोरोफेनिकल, एम्पिसिलिन इत्यादि इत्यादि। तो वो सॉल्ट वहाँ से आता था, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होती थी, यहाँ ट्रायल भी इधर, सॉल्ट भी इधर, और हमारी एंटीबायोटिक तैयार हो गई है जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बड़ी इफेक्टिव मानी गई है। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिससे अगर खून बहने लगे तो बंद नहीं होता, खासतौर से बच्चों में कई बार तो वो बड़ा जानलेवा भी होता है। उसका भी सफल प्रयोग पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसी बायरैक के समन्वय से क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज विलौर में प्रयोग किया। सफल प्रयोग जिन मरीज़ों पे किया गया उन्हें कभी उस दौरान ब्लीडिंग का एपिसोड नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये कि आज हम इस स्थिति में हैं, इस प्राइवेट पब्लिक सेक्टर का जो हमारा एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म है उसके माध्यम से ऐसे ऐसे प्रयोग हम कर रहे हैं, क्योंकि वो थीम भी वहीं से डिसाइड होती है, जो ना सिर्फ हमारे काम आते हैं बल्कि दुनिया के काम आ रहे हैं। जी सर, ये जो आपने बायोटेक्नोलॉजी की लगातार बात की, हम बायो E3 इकॉनमी को लेकर सरकार की अप्रोच को समझना चाहेंगे, क्या है ये? देखिए, जैसे उसका एज द नेम इंडिकेट्स, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरनमेंट, जाहिर है आने वाले समय में फ्यूल आपका पेट्रोलियम से हट करके बायोफ्यूल्स पर आप आएंगे, रीजनरेटिव पे आएंगे, सारा उसमें बायोटेक्नोलॉजी रहेगा। हमने पहले से ही प्रयोग शुरू कर दिया। देहरादून में हमारा एक इंस्टीट्यूट है जिसके माध्यम से कुक्ड ऑयल जो है, जो आमतौर से, और उसका दो फायदे रहते हैं कि जब आप कुक्ड ऑयल को अगर उसको आप रीयूज़ करके फ्यूल बनाए तो फ्यूल भी बन जाता है, और जो उसको इस्तेमाल करने वाला है वो उस टेम्पटेशन से भी परे रहता है कि मैं इसको दोबारा इस्तेमाल करूं पैसे बचाने के लिए। अक्सर ऐसा होटलों में, रेस्टोरेंट में, कई बार घरों में भी होता है आर्थिक स्थिति के कारण। तो बल्कि हम तो 20 रुपए पर किलो कुक्ड ऑयल खरीद रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि हम कहीं और से नहीं खरीदेंगे, पहले सरकारी किचन से खींचे। मैंने कहा गृहिणी से खींचेंगे, ताकि गृहिणी को जब आप जा कर के कहेंगे बहन जी आप ये नाली में मत फेंकिएगा, सुबह हम आएंगे ले जाएंगे, तो 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद वो सोचेगी कि ये कौन मूर्ख है जो मैंने नाली में फेंकना था तेल, उसके लिए 20 रुपये किलो के हिसाब से मुझे कीमत अदा कर गया। तो उससे हमारा व्यवहार बदलेगा। तो ये हो गया एनवायरनमेंट आपका फिजिकली भी बदला, आपका मेंटली भी बदला, और ये सारा, और जो हमारा आत्मनिर्भरता है, जो हमारी दूसरे देशों पर पेट्रोल के लिए निर्भरता है, उससे भी हमें निजात हासिल होगी। तो एक हो गया एनवायरनमेंट। दूसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट के जाहिर है कि ये सारे के सारे, बिकॉज एक ये जितने भी रीजनरेटिव प्रोसेसेस हैं, ये एक बहुत बड़ा ना सिर्फ शोध का बल्कि आमदन का ज़रिया है। जैसे मैंने भी बात की आपसे, ये हमारे जितने भी ट्रायल्स हैं, अब ये जो नया एंटीबायोटिक बना है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक मल्टीनेशनल कंपनी ने इसका काम लिया है। वैक्सीन भी एक बहुत बड़ी कंसर्न है, बेंगलोर बेस्ड। तो
ये एम्प्लॉयमेंट तो इसमें बायोटेक स्टार्टअप्स है हमारे 2014 में मात्र 50 हुआ करते, आज बढ़ करके 11,000 तक पहुंच गए। बायो इकोनॉमी मात्र 10 बिलियन US डॉलर होती थी, अब क्लोज टू 200 और थोड़े सालों में 300। और अभी हाल ही में एक सर्वे किया गया कि 12वीं जमात के बच्चों में तीसरी या चौथे प्रायोरिटी बायोटेक्नोलॉजी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें जीविका के साधन है। इसी तरह से जेनेटिकली ड्रिवन जो ह्यूमन प्रोसेसेस वो तो है ही है, प्लांट प्रोसेसेस भी हैं, फोर्टिफाइड फूड, फोर्टिफाइड राइस, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अनाज कैसे पैदा करना, इस सब में एम्प्लॉयमेंट है। और इकॉनमी तो एक वाक्य में ये कहा जाए कि दुनिया भर में कहा जाता है कि आजकल ये कहा जा रहा है कि देयर इज गोइंग टू बी अ पैराडाइम शिफ्ट ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू रीसाइकलिंग एंड रीजनरेटिव प्रोसेसेस। तो सारा का सारा उसका केंद्र बिंदु बायोटेक्नोलॉजी रहेगा। तो यानी एनवायरनमेंट का भला भी इसमें, एम्प्लॉयमेंट की वृद्धि भी इसमें, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसमें, और भारत पहले ही इस दिशा में चल पड़ा है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि दूसरे देश भी कहीं ना कहीं भारत से इसको लेकर लर्न कर रहे हैं। सर, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, जब हम साइंस को पीस यानी शांति और विकास से जोड़ते हैं तो उसकी भूमिका को आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कैसे देखते हैं? क्योंकि आज हम जानते हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस कैसी हैं, युद्ध के मुहाने पर पूरी दुनिया खड़ी हुई है। ऐसे में साइंस के रोल को आप पीस और डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी में कैसे जोड़ते हैं? नहीं, निश्चय ही समृद्धि और खुशहाली उसका माध्यम भी विज्ञान टेक्नोलॉजी, और आने वाले समय में ज़्यादा होने वाला है। जब प्रत्येक देश खुशहाल होगा, जब प्रत्येक देश संपन्न होगा, समृद्ध होगा, तो जाहिर है जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनमें भी कमी आएगी, विडंबनाओं में कमी आएगी, और जो आपसी कन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं या जो कॉजेज़ रीजंस रहते हैं उनमें भी कमी आएगी जी। और इसलिए सस्टेनेबल पीस के लिए भी साइंस अनिवार्य है। वॉरफेयर तो है ही है, लेकिन अब वो ज़माना जाता रहा कि जब वॉरफेयर कॉन्टैक्ट वॉरफेयर रहेगा। उसका भी अभी ऑपरेशन जो सिद्धूर हुआ तो उसमें भी आपको जान करके हैरत होगी कि हमारे साथ ही जुड़े हुए दोनों विभाग थे, एटॉमिक एनर्जी का और स्पेस टेक्नोलॉजी का, तो वहीं उन्होंने दोनों विभाग ने ही सारा वॉरफेयर किया। लेकिन जो साइंस की कैपेबिलिटीज़ भी अपने में एक डेटरेंट है। जब सभी देश अपने आप में उस तरह का सामर्थ्य रखते हों तो फिर ये भी समझ में आ जाता है कि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बल्कि शांति और भाईचारे से रहना। बिल्कुल। और जब मैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की बात करूं और इस दिशा में भारत के कोलैबोरेशंस की, तो हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं और क्या कुछ चुनौतियां आपको दिखती हैं अभी? नहीं, इसमें निश्चय, लेकिन इसमें बहुत बड़ी तरक्की हुई है 10-11 वर्षों में। एक ज़माना था जब हम कभी कोलैबोरेशन करते थे तो हमें बराबर की सतह से नहीं देखा जाता था। सो द कोलैबोरेशन वाज नॉट फ्रॉम एन इक्वल प्लेटफॉर्म, फ्रॉम एन अनइक्वल। अब इट्स फ्रॉम एन इक्वल प्लेटफॉर्म, हम इक्वल पार्टनर हैं। अच्छा, आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जब हमारा एक अंतरिक्ष यात्री गया है तो उस तरह वहाँ से पेशकश आई थी। जब प्रधानमंत्री वाशिंगटन DC के दौरे पर थे और राष्ट्रपति बाइडन थे वहाँ पे, तो उनके साथ जब उनकी चर्चाएं चल रही थी तो वहाँ ये विषय आया कि हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वॉयज होगा उसमें एक हिंदुस्तानी मूल का भी व्यक्ति हो, यानी हिंदुस्तान की काबिलियत, योग्यता, टैलेंट को अब वहाँ पे समझा जाने लगा, कबूल करने लगा। सो वी आर नाउ if we are not only, we are sometimes equal और sometimes more than equal। तो ये एक बहुत बड़ा हमें एडवांटेज है और वो इसलिए संभव हो पाया। बल्कि अब तो विदेशों में भी जितने भी नवाचार के नए नए प्रोजेक्ट्स हैं वो भारतीय मूल के ही बच्चे चला रहे हैं, चाहे वो नासा है, दूसरे हैं, तो उसमें हमारे ही नौजवान हैं। तो भारत का जो ह्यूमन रिसोर्स है इन साइंस टेक्नोलॉजी, उसको भी एक विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त हुई है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड साइंस डे है वो मूलतः भारत का ही साइंस डे है। और इसके साथ साथ जुड़ा हमने 3 वर्ष से एक और प्रयोग शुरू किया, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। तो आज चूँकि आपने मौका दिया तो इस बरस का वो 4 दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जिसे IISF कहते हैं, वो चंडीगढ़ में मुनक्कद किया जा रहा है। क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि एक बार दक्षिण में, एक बार उत्तर में, एक बार पूर्व में, एक बार पश्चिम में। हाँ, तो चूँकि यहाँ गोवा में भी हुआ है, गुवाहाटी में भी हुआ है, नागपुर में भी हुआ है, तो अब इस बार चंडीगढ़, उत्तर भारत। लेकिन है ये विश्व स्तर का, इसमें बाहर से भी फैकल्टी आती है
और इसमें अलग अलग पहलू रहेंगे। सेलिब्रेशन ऑफ साइंस भी रहेगी कि क्या क्या सफल प्रयोग होंगे, संजीदा चर्चाएं भी रहेंगी, सीरियस डायलॉग, पैनल डिस्कशंस, बच्चों के लिए अलग सेशन, चाहे वो नाटक के माध्यम से या नौटंकी के माध्यम से, महिलाओं के लिए और छात्रों के लिए और पोटेंशियल स्टार्टअप्स के लिए, और यानी एक बड़ा ही वसीय प्लेटफॉर्म। तो कहने का तात्पर्य ये कि हमारे यहाँ भी अगर वर्ल्ड साइंस डे एक इंटरनेशनल स्तर का एक दिन ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो हिंदुस्तान ने भी अपना एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एक नहीं बल्कि कई तरीके से बिल्कुल। सर, आपने इंडियन ह्यूमन रिसोर्स की बात की है, नौजवानों की बात की है। हम जानते हैं दुनिया में भारत ऐसा देश है 65% नौजवान, मतलब यूथ एनर्जी पावर स्पार्क यहाँ सबसे ज़्यादा है। आज इस मौके पर आपका संदेश देश के युवाओं के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतरीन वक्त है। अगर मुझे उस दिन किसी पॉडकास्ट में पूछा, आप जैसी वहाँ बैठी थी एक बड़ी वरिष्ठ महिला, उन्होंने पूछा कि एनी रिग्रेट एंड एनी विश, आखिर में तो मैंने कहा नो रिग्रेट बिकॉज गॉड वुड बी एंग्री, लेकिन आई विश आई वॉज बॉर्न इन दिस एज, क्योंकि हमारे ज़माने में बहुत संघर्ष था, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी कम थी और हम दूसरे देशों की तुलना में कम स्तर पर थे। उदाहरण के तौर पर जब हम थीसिस करते थे अपना, तो हमारे गाइड कह देते थे कि साहब फ़लाँ किताब लाइए, मुझे याद है, तो कहाँ मिलेगी, पूछताछ कर पता चलता कि साहब ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में चलेगी। तो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी यहीं पे, वहाँ जाइए तो पूछे, कहते हैं हाँ साहब है तो सही, लेकिन आजकल वो हमारा काउंसलेट ऑफिस है कलकत्ता में, वो ले गए हैं, तो आप ज़रा महीना इंतजार करिए। एंड वी हैड नो अदर मीन्स। और कहीं पुरानी किताब जिसमें 4-4 लकीरें लगी होती थी, हमारे सीनियर्स ने लगाई होती, एक ने नीली एक लाली, उसको पढ़ करके हम गुजारा करते। आजकल तो आपके सारा मोबाइल है। बिल्कुल, आजकल मैं तो चूँकि बहुत ज़्यादा डायलॉग संवाद करता हूँ बच्चों के साथ, उससे सीखने को मिलता है। तो 12वीं कक्षा की बच्चे, एक 12वीं कक्षा की बच्ची मुझे मिली, एक आतंकवादी क्षेत्र से वो आई थी, उसने IIT उत्तीर्ण किया था। तो मैंने उसको कहा कि बेटे तू तो ऐसी जगह से आई है जहाँ पर कोई कोचिंग नहीं, कोई बाहर जाना नहीं, और साधन भी बड़े कमज़ोर थे, उनके परिवार भी बड़ा सामान्य था, और तूने IIT कर दिया, तो कमाल किया। तो आप जानती हैं क्या किया उसने? ये मोबाइल ये निकाला अपनी जेब से, मुझे दिखाया और मुझे कहती है सर 8 months 14 hours IIT क्रैक। मैंने कहा बेटा ये फार्मूला मेरे ज़माने में होता तो मैं भी यही करता। तो हम चाहते हुए नहीं करते। अगर आज के नौजवान में जज्बा है, जुनून है, तो सब कुछ उसे उपलब्ध है, बिल्कुल, इसी छोटे से यंत्र से ही, ना उसको पैसा लगे। इसीलिए तो डेमोग्राफिक चेंज हुई आज। सिविल सर्विसेज, जहां पंजाब हरियाणा से कभी सिविल सर्विसेज की लिस्ट में बच्चे नहीं आते थे, आजकल टॉपर आ रहे हैं, कि हर साल टॉपर लड़कियां आ रही हैं हर क्षेत्र। तो ये एक स्वर्णीय युग है भारतीय युवा के लिए। अब ये उसके ऊपर है कि वो कितना इसका लाभ ले सकता है। बिल्कुल, आपके इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ की जो संभावनाएं हैं और सुविधाएं हैं वो असीम हैं, और जो साइंस का इकोसिस्टम इस पूरे देश में क्रिएट किया है सरकार के प्रयासों के माध्यम से, आज का युवा उसके लिए पूरा मुफीद वक्त है, समय है कि उसका पूरा लाभ उठाए, क्योंकि ये युग भारत का है। सर, बहुत स्वागत और धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो इस खास कार्यक्रम को आप सन टीवी के तमाम YouTube चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।